अस्सलाम वालेकुम। तो एबीसी और ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बीच में कंपैरिजन हमने देखना है। तो देखो सबसे पहले जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का जो पूरा प्रोसेस है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो ये है कि हमने कॉस्ट पर यूनिट जो कॉस्ट कार्ड बनता है उसमें हम कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करते हैं। उसमें डायरेक्ट मटेरियल का हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है, डायरेक्ट लेबर का भी एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है, एक्सपेंस का भी, प्राइम कॉस्ट जितनी भी होती हैं, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उनका हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है। जो हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं उनको हमने एस्टिमेट करना होता है, अंदाजा लगाना होता है कि एक यूनिट के हिसाब से कितना है। मतलब हमने यहाँ पे कोई अमाउंट पुट करना है, यहाँ पे हमने कोई अमाउंट लिखना है। तो ये हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का पूरा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अब इसमें देखो कि ये हम क्यों फाइंड करते हैं? मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट हमने क्यों फाइंड करना है? तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो कहते हैं फिनिश्ड गुड इन्वेंटरी मस्ट बी वैल्यूड एट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको हर एक यूनिट जो आपके इन्वेंटरी में मौजूद है फिनिश्ड गुड्स का, वो वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए? उसकी वैल्यू होनी चाहिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करने के लिए ज़ाहिर है आपको प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह आपने प्राइसिंग डिसीजन जब आपने लेने हैं, आपको प्राइस क्या सेट करनी है, तो तब आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या है, मतलब नेट प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। तब ऐड करोगे तो फिर आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी। तो आपने प्राइसिंग डिसीजंस वगैरह करने होते हैं। तो ये डिसीजन हम अभी कर भी रहे होंगे सारे के सारे। तो अब देखो कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा क्या प्रोसेस था। मतलब ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, एमए 1 में, एमए 2 में, F2 में, जो पूरा आप प्रोसीजर पढ़ते आए हो कि हमने 4 स्टेजेस होती हैं, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन। देखो अब इसमें ओवरहेड सबसे पहले क्या करते हैं, आप इन्हें शेयर आउट करते हो या एलोकेट करते हो और अपॉर्शन करते हो बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स और सर्विस कॉस्ट सेंटर। ये आपके पास स्टेज 1 एंड 2 थी। फिर आप स्टेज 3 थी रीअपॉर्शनमेंट, आप रीशेयर करते थे सर्विस कॉस्ट सेंटर का ओवरहेड बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। फिर आपके पास स्टेज 4 थी एब्जॉर्प्शन, इसमें आप यूनिट्स के ऊपर एब्जॉर्ब कर देते थे जो आपका ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के ऊपर इकट्ठा हुआ हुआ था रीअपॉर्शनमेंट वाली स्टेज के बाद। तो अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे हमारी ये ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हम जो अभी तक हम करते आए हैं उसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1। ये है F5 पीएम के सब्जेक्ट की कैप्टन की बुक में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 5 हो गया क्वेश्चन। ये रहा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1। एक आपके पास एक, ताकि ये रिवाइज हो जाए कि हम पहले क्या करते आए हैं और फिर हम आंसर को ताकि कंपैरिजन कर सकें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ। कैप्टन पीएम 320। चलें तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो क्या मांग रहा है इस क्वेश्चन में, यूजिंग ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैलकुलेट द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशंस ऑफ द फिगर्स कैलकुलेटेड। आपने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है और फिर आपने प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस्ट कार्ड बनाना है बिल्कुल इसी तरह का। तो कॉस्ट कार्ड हमने बनाना है और हमने 3 प्रोडक्ट्स का बनाना है। कॉस्ट कार्ड या कॉस्ट पर यूनिट की कंपटीशन इसको कहो। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, स्काई बार, मून एग और सन बार। स्काई बार, मून एग और सन बार। तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल लिखना है, डायरेक्ट लेबर लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस कितना है आपको बताया हुआ है 0.17। ये मेरे पास कंपटीशन ऑलरेडी फिल है, हमने सिर्फ डाटा ये वाला इधर कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल का आपको बताया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी बताई हुई है, फिर इस तरह से प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, फिर हमने प्रोडक्शन ओवरहेड की कंपटीशन करनी है। मेरे पास ऑलरेडी डाटा वो हुआ है तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें कोई वर्किंग वगैरह सीखने वाली नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है ये वाला काम। ठीक है, इसमें प्राइम कॉस्ट वाली वर्किंग हमने ये वाला डाटा हमने क्वेश्चन से यूज़ किया है, और फिर प्रोडक्शन ओवरहेड ये हमने कैलकुलेट करना है। यही चीज़ असल में हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। वैसे इन दोनों को प्लस करके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। फिर हम सेलिंग प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 0.5, 0.45, 0.43।
0. ठीक है, ये सारा डाटा। फिर आगे प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि आपको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को दिया हुआ नहीं है, तो आप टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को एज्यूम कर लोगे कि ये टोटल कॉस्ट है, तो आपका सेलिंग प्राइस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इस बस यहाँ पे इन जगहों पे हमने चीजें फिल करनी है, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट हमने कैलकुलेट करना है हर एक प्रोडक्ट के लिए, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस का। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो कि जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो क्या हैं अंडर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम करते हैं एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट। एलोकेशन करते हैं, ये सिर्फ आप ये कह लो। सेकंड स्टेज में हम फिर शेयर्ड कॉस्ट्स और अपॉर्शन टू देयर रेलिवेंट कॉस्ट सेंटर्स। हम शेयर्ड कॉस्ट को, ऐसी कॉस्ट जो बिटवीन काफी सारे कॉस्ट सेंटर के बीच में शेयर आउट हो रही है, उनको हम शेयर आउट करते हैं उनके रेलिवेंट कॉस्ट सेंटर्स पे। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर एलोकेटेड टू देयर रेलिवेंट कॉस्ट सेंटर। ठीक है, ये बात हो रही है, ये वाली जो दो स्टेप्स हैं ये यहाँ वाली बात है, मतलब एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट की। डायरेक्ट कॉस्ट को हम डायरेक्टली हम एलोकेट कर देते हैं, और जो शेयर्ड कॉस्ट होती है उनको हम शेयर आउट करते हैं बिटवीन उनके रेलिवेंट कॉस्ट सेंटर्स। फिर था स्टेप 3 जिसमें हम ये काम करते हैं, मतलब ये वाला जो सर्विस कॉस्ट सेंटर के ऊपर जो ओवरहेड एलोकेट और अपॉर्चन हुआ था उसको हम रीशेयर करते हैं बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, क्योंकि हमारा मकसद क्या था, हमने यूनिट्स तक पहुंचना था, तो यूनिट्स तक हम यहाँ से डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए हम प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के ऊपर सारा का सारा ओवरहेड इकट्ठा कर देते हैं। तो सर्विस कॉस्ट सेंटर overheads are reapportioned to production cost center। फिर था हमारे पास फोर्थ स्टेप्स में एब्जॉर्प्शन पे आते थे, ये सबसे जरूरी है। तो एब्जॉर्प्शन में हमारे पास 3 स्टेप्स होते थे। सिलेक्ट एब्जॉर्प्शन बेसिस फॉर ईच कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। और फिर क्या था, एब्जॉर्प्शन बेस आपने सेलेक्ट कर ली, फिर आपने कैलकुलेट ओएआर। एक ही ओएआर होता था एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के लिए, और फिर हम कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं इस डाटा पे। डाटा को अब देखते हैं। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन में जो डाटा है, तो उसमें हमारे पास एलोकेशन अपॉर्चनमेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके पास कॉस्ट सेंटर का कोई जिक्र कहीं पे भी नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो कोई भी कॉस्ट सेंटर का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली स्टेजेस यहाँ तक हो चुकी हैं, स्टेप 3 तक। फिर आगे क्या है आपके पास, 4 5 6 स्टेप रह गए हैं। सिलेक्ट एब्जॉर्प्शन बेस फॉर ईच प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का भी डाटा नहीं, क्योंकि इसका मतलब है एक ही कॉस्ट सेंटर होगा, या मतलब आप ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन डेटा यूज करोगे, मतलब आप एक ही रेट यूज करके हर एक डिपार्टमेंट का ओवरहेड आप एब्जॉर्ब करते हो। तो मतलब आपके पास ओआर जो होगा वो एक ही होगा, अलग अलग से हर एक कॉस्ट सेंटर के लिए अलग से नहीं होगा। तो अब आपने बस कैलकुलेट करना है ओआर। तो ओआर का क्या फार्मूला था, अब या पहले एब्जॉर्प्शन बेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन बेस अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ओआर जो आपके पास स्टेज 4 थी एब्जॉर्प्शन, उसमें याद करो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ 3 ही बेसिस हो सकती हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की। मतलब ये वाला जो स्टेप 4 है, इसमें सिर्फ पॉसिबल बेसिस क्या हो सकती हैं, इसमें सिर्फ 3 हो सकती हैं पॉसिबल बेसिस। वो हो सकती हैं मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, या फिर यूनिट्स प्रोड्यूस। हम कौन सी बेस कब यूज करते थे, मशीन आवर कब यूज करते थे, जब मशीन इंटेंसिव काम हो, मतलब जो डिपार्टमेंट है उसमें ऑटोमेटिक काम हो रहा है। हमें कैसे पता चल रहा था कि मशीन आवर्स ज्यादा है लेबर आवर्स से। अगर लेबर आवर्स ज्यादा है इसका मतलब है लेबर इंटेंसिव काम है, मतलब लेबर का ज्यादा काम है। ये हमें तब पता चलेगा जब लेबर आवर्स ज्यादा होंगे। यूनिट प्रोड्यूस हम बेस कब यूज करते थे, जब सारे यूनिट्स जो प्रोड्यूस करते हो बिजनेस वो आइडेंटिकल हो, सेम हो। तो ये इन तीनों में से हमने कोई ना कोई बेस हमने सेलेक्ट करनी है। तो फिर अब हम क्या बेस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब है कि हर एक यूनिट आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब ये तो अब हम नहीं यूज कर सकते यूनिट प्रोड्यूस। फिर आते हैं लेबर आवर या मशीन आवर के बीच में चूज करते हैं। तो अब जो लेबर आवर्स हैं वो हम वो अब आप ये देखो, इन दोनों का कंपैरिजन देखो। मतलब आपके पास डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं पर यूनिट कितना यूज हो रहा है, ये वाली स्काई बार यूज कर रही है 0.001, और यहाँ पे मशीन आवर ज्यादा यूज हो रहे हैं, क्योंकि मतलब 10 गुना ज्यादा मशीन आवर यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये 0.01 है। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को कंपैरिजन करो तो फिर आगस्ट मशीन आवर्स आते हैं एक यूनिट पे। इसका भी कंपैरिजन करते हैं, इस पे भी हर एक यूनिट पे मशीन आवर्स ज्यादा हैं, लेबर आवर्स कम है। ठीक है, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी
यहाँ पे भी मशीन आवर्स आता है क्योंकि 0.005 एस और यहाँ पे क्या है 0.02, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मशीन आवर्स आता है। इसका मतलब कि आप अगर टोटल मशीन आवर्स और टोटल लेबर आवर्स का भी कंपैरिजन करो तो लाज़मी बात है कि मशीन आवर्स पर यूनिट ज़्यादा ही होंगे। तो आपके पास बेस क्या बनती है? मशीन आवर्स। ये होगी आपकी बेस। ठीक है? स्टेप 4 आपने कंप्लीट कर लिया। फिर अब चलते हैं स्टेप 5 पे। कैलकुलेट ओएआर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपने कैलकुलेट करना है। तो ओएआर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होता है? इक्वल टू बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल क्या होता है? एक्टिविटी लेवल होता है टोटल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस। मतलब आपके पास ऑप्शन बेस आपने क्या सिलेक्ट की? मशीन आवर्स, तो इसका मतलब है कि टोटल ऑफ मशीन आवर्स आपका बजटेड एक्टिविटी लेवल होगा। तो अब बजटेड ओवरहेड हमें गिवन है क्वेश्चन में। बजटेड ओवरहेड था हमारा, ये गिवन है 80,000 का। फिर अब बजटेड एक्टिविटी लेवल ये हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे? आपने मशीन आवर्स कैलकुलेट करने हैं हर एक प्रोडक्ट पे। 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो हमने कैलकुलेट करेंगे कि हर एक प्रोडक्ट पे कितने मशीन आवर्स यूज़ होते हैं। टोटल मशीन आवर तीनों प्रोडक्ट्स पे। तो स्काई बार पे देखो एक यूनिट पे कितने मशीन आवर्स यूज़ हो रहे हैं? 0.01, 0.01 मल्टीप्लाई क्या हम कर देंगे जितनी आपने इसकी प्रोडक्शन करनी है। एक यूनिट आपका प्रोड्यूस करो तो 0.01 आवर्स लगते हैं। तो अगर आप 500,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो कितने आवर्स लगेंगे? तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास स्काई बार को बनाने में हमें 5,000 आवर्स चाहिए। फिर मून एग को बनाने में कितने चाहिए? 0.04 मल्टीप्लाई बाय 150,000, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 150,000। फिर आगे चलते हैं। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 250,000। इसका सम कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गए टोटल मशीन आवर्स। ये असल में हमें चाहिए थे। बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या है? ये ठीक है, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। अब आगे चलते हैं। ओआर हमने फाइंड करना था, तो ओआर अब हमारे पास डाटा मिल गया, बजटेड ओवर डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो 80,000 डिवाइडेड बाय दिस, ये हमारे पास हो गया ओआर। इसको आपने आगे लिखना है पर क्या है, मतलब बेस का आगे लिखना है पर मशीन आवर। ये हमारे पास ओआर हो गया। अब हमने स्टेप 6 क्या है? कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये अब हम यहीं पे कर लेते हैं ऊपर इस स्पेस में, या अब नीचे कर लेते हैं चलो। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय कितने, अब आपने देखने हैं कि पर मशीन आवर था ना, तो इसका मतलब मशीन आवर कितने यूज हो रहे हैं एक यूनिट पे? 0.01। फिर इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय कितने मशीन आवर यहाँ पे यूज हो रहे हैं? 0.04। तो यहाँ पे कितने मशीन आवर यूज हो रहे हैं? 0.02। तो ये आगे पास होगी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। इसको अब हम, ये हमारा वैसे तो कह लो मतलब मेन चीज़ हमने ये कैलकुलेट करनी थी, तो इसको अब हम वहाँ पे पुट करते हैं। कॉपी आगे से पेस्ट कर लेते हैं, खुद ही एडजस्ट कर लिया इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास देखो मून एग जो है वो लॉस मेकिंग है, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों प्रॉफिट मेकिंग है। इसको आंसर को यहाँ से टैली कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट लॉस पर यूनिट स्काई बार का 0.21, 0.21, यहाँ पे 0.08, 0.08, यहाँ पे 0.05। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इस तरह से हम करते थे ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इस तरह से यूज होती थी। अब हमने मूव करना है, अब हमने समझना है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो किस तरह से वर्क करती है। के लिए मैं थोड़ा सा इसको शीट पे सेट कर लूँ। तो अब देखो सबसे पहले अब हमें समझना है रीजंस, अब हमने देखने हैं कि क्या रीजन है इसकी डेवलपमेंट पे।
एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाटा लिख लूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये ले। सबसे पहला रीजन है, रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एबीसी। सबसे पहला जो इसमें रीजन है वो ये है कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हैड इनहेरेंट लिमिटेशन दैट इट यूज्ड ओनली वन बेसिस फॉर एब्सॉर्बिंग ऑल ओवरहेड्स इनटू यूनिट्स फॉर ए पार्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। मतलब आप देखो कि ये हमेशा किसी भी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का जो सारा ओवरहेड है वो सिर्फ एक ही बेस को यूज करके एब्सॉर्ब हो रहा होता है। तो ये आपके पास हमेशा फेयर नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपका जो ओवरहेड था वो रेंट था। रेंट के लिए तो चलो आपका लेबर आवर्स फॉर एग्जांपल आपके लिए सूटेबल था, मशीन आवर्स सूटेबल था। लेकिन अब आपने फॉर एग्जांपल आपका जो बेस जो बनाई आपने ओएआर के लिए, जो आपने बेस बनाई फाइनल स्टेज में, एग्जॉस्शन वाली स्टेज में, वो बनाई लेबर आवर्स। लेकिन अब आपके पास जो ओवरहेड था उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी मौजूद थी। डेप्रिसिएशन किस पे डिपेंड करती है? मशीन आवर्स पे। लेकिन आप उसे एब्सॉर्ब यूनिट्स के अंदर किस बेस पे कर रहे हो? लेबर आवर की बेस में। तो ये सारे मसला हो गया। तो ये उसकी एक इनहेरेंट उसके अंदर एक मसला है ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। फिर दूसरा क्या रीजन है? वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड नाउअडेज, ईच प्रोडक्ट लाइन यूजिंग डाइवर्स रिसोर्सेज। देखो अब आपके पास आजकल क्या होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाइड रेंज की प्रोडक्ट्स, बहुत ही डाइवर्सिफाइड किस्म की प्रोडक्ट्स हर एक कंपनी बना रही होती है। जैसे आप लेस को देख लो। लेस कंपनी में कुछ साल पहले सिर्फ 3 फ्लेवर्स आते थे और अब 10 से ऊपर फ्लेवर्स हैं उसके। इसी तरह हर एक प्रोडक्ट, हर एक कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा के देखो तो उसमें आपको इस तरह की एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मतलब बहुत ही डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बिजनेस प्रोड्यूस करने लगे हैं। जैसे आप स्प्राइट को देख लो। स्प्राइट में आपके पास अब लेमन मिंट फ्लेवर आ गया है। इसी तरह से और इस तरह के काफी सारे फ्लेवर्स हैं। तो हर एक प्रोडक्ट में हर एक कंपनीज़ अब इस तरह मूव कर रही हैं कि वो डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें। तो इस वजह से अब क्या होता है कि जब डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, तो फिर आपका जो बैच साइज़ होता है, वो अच्छा खासा छोटा होता है। तो फिर जब छोटा बैच साइज़ होगा, तो हर एक बैच को प्रोड्यूस करने में आपकी एक अलग से एक फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल लगती है, सेटअप कॉस्ट। तो फिर आपको वो देखना होता है। तो फिर अब आप किस तरह से गैदर करते हो कॉस्ट को प्रोडक्ट्स के हिसाब से। तो ये आपके पास ज़्यादा फिर सूटेबल रहता है। तो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन कॉस्टिंग में क्या होता था कि वो उस टाइम पे डेवलप हुई थी जब बिज़नेस एक ही टाइप की प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता था। मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ही नहीं होती थी। फिर तीसरी क्या बात यहाँ पे लिखी हुई है, ऑपरेशंस हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड ऑटोमेटेड, हेंस इंक्रीजिंग ओवरहेड्स। फिर आपके जो ऑपरेशंस हैं वो पहले लेबर बेस्ड होते थे, बहुत ज़्यादा लेबर आवर्स के ज़्यादा सबसे ज़्यादा होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, आपके जो ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और ऑटोमेटिक हो गए हैं। मतलब आपके पास बहुत सारी आप साइट की सर्विसेज आप यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3D प्रिंटिंग हो गया, कोई और सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, तो मतलब आपके पास ओवरहेड्स जो हैं, क्योंकि मशीन का काम ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है ओवरहेड्स फिर ज़्यादा हो गए आपके। तो अब क्या हो गया है, आजकल जो है ज़्यादातर जो बिज़नेसेस हैं, वहाँ पे जो ओवरहेड्स हैं, वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ देयर प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं। मतलब पहले तकरीबन 20% के अराउंड होते थे, अब 80% में जा चुके हैं। मतलब ज़्यादातर पोर्शन अब उनकी कॉस्ट का क्या होता है, ओवरहेड्स होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा जब ओवरहेड्स ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर अब आप इस तरह की गलती नहीं कर सकते, जो आप ट्रेडिशनल एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप करते थे। अब आपको ज़्यादा एक्यूरेट मेजर अब आपने करना है पर यूनिट के हिसाब से ओवरहेड की अमाउंट को। तो अब देखते हैं कि हाउ एबीसी वर्क्स, किस तरह से एबीसी के में हम यूज़ कैसे करते हैं एबीसी को। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी इज़ अ फॉर्म ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये देखो, याद रखो, एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग की ही एक टाइप है। अंडर एबीसी, ऑर्गेनाइजेशन इज़ सीन एज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। हम ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे देखते हैं कि जैसे वो एक कॉम्बिनेशन है एक्टिविटीज़ का। मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है। कॉस्ट आर गैदर फॉर ईच मेजर एक्टिविटी टू फॉर्म अ कॉस्ट पूल। फिर आप क्या करते हो, हर एक जो मेजर एक्टिविटी जो आपने आइडेंटिफाई की है, फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी हो गई फैक्ट्री को रन करना। ये आपके पास एक एक्टिविटी हो गई। इससे रिलेटेड क्या कॉस्ट होंगी? इससे रिलेटेड कॉस्ट होंगी रेंट फॉर एग्जांपल, हीटिंग एंड लाइटनिंग। अब आप क्या करोगे? अब आप ये सारी की सारी कॉस्ट, इनको आप इकट्ठा कर लोगे कॉस्ट पूल के अंदर, एक कॉस्ट पूल बनाओगे, उनके अंदर सारी की सारी कॉस्ट इकट्ठी हो जाएँगी, रेंट और हीटिंग एंड लाइटिंग की। मतलब आप हर एक एक्टिविटी आइडेंटिफाई करोगे और फिर उनसे रिलेटेड सारी की सारी कॉस्ट को आप इकट्ठा कर लोगे कॉस्ट पूल्स के अंदर। फिर आप क्या करोगे? जब आपके पास कॉस्ट पूल के अंदर सारी कॉस्ट इकट्ठी हो जाएँगी, फिर आप देखोगे, फिर आप कॉस्ट ड्राइवर फाइंड करोगे। कॉस्ट आर गैदर फॉर ईच मेजर एक्टिविटी टू फॉर्म अ कॉस्ट पूल व्हिच आर देन अब्सॉर्ब्ड इंटू प्रोडक्ट्स यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर्स। फिर आप कॉस्ट ड्राइवर्स के थ्रू यूनिट्स के अंदर अब्सॉर्ब करोगे। मतलब आप देखोगे कि हर एक कॉस्ट पूल के लिए क्या कॉस्ट ड्राइवर है, मतलब क्या चीज़ है असल में, क्या ऐसा आइटम है, क्या ऐसा यूनिट है जो उस कॉस्ट को ड्राइव करता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या हो सकते हैं, लेबर आवर हो सकते हैं, मशीन आवर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेंटेनेंस।
डिपार्टमेंट मेंटेनेंस का एक आपकी एक्टिविटी है। तो अब इससे रिलेटेड क्या कॉस्ट होंगी? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को पूरे को रन करने की कॉस्ट होंगी। ये आपके पास हो जाएगा, कॉस्ट पूल के अंदर सारी कॉस्ट आ जाएंगी। फिर आपने इसका कॉस्ट ड्राइवर देखा कि आपके पास कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट को ड्राइव क्या चीज़ करती है, तो वो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ड्राइव करते हैं। मतलब आपके पास जो जिस प्रोडक्ट ने फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस को ज़्यादा बार कॉल किया, इसका मतलब है उसको ज़्यादा शेयर जाना चाहिए मेंटेनेंस की कॉस्ट का। इसी तरह आईटी सपोर्ट है। आईटी सपोर्ट एक एक्टिविटी आपने आइडेंटिफाई की, उससे रिलेटेड सारी की सारी कॉस्ट आपने लिख ली। तो फिर आपने देखा उसके लिए क्या आपकी बेस होगी, कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, क्या चीज़ कॉस्ट को ड्राइव करती है, आप ये देखोगे। तो वो आपने देखा नंबर ऑफ आईटी सपोर्ट कॉल्स, कि जिस प्रोडक्ट ने जितनी बार आईटी की ज़रूरत पड़ी, जितनी बार उसने कॉल किया, तो उसका मतलब है उसको इतना ज़्यादा पोर्शन जाना चाहिए। तो इस तरह से वर्क करता है एबीसी। इसका मैं आगे साथ में डायग्राम भी दिखाता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। एबीसी रिजल्ट्स इन मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट एज़ इट एब्सॉर्ब्स कॉस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट ड्राइव्स देम। ये किस तरह से एब्सॉर्ब करता है कॉस्ट को? वो ये एब्सॉर्ब करता है अकॉर्डिंग टू व्हाट ड्राइव्स देम। आप ये फाइंड करते हो कि कॉस्ट को ड्राइव क्या चीज़ करती है। तो हर एक कॉस्ट के लिए अब आपको, जैसे ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिर्फ एक ही बेस आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप मल्टीपल बेसिस आप यूज़ कर लेते हो हर एक कॉस्ट को एब्सॉर्ब करने के लिए। तो अब यहाँ पे अब इसका डायग्राम देखो, जैसे ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का था, इसी तरह से एबीसी का है। तो एबीसी का क्या डायग्राम है? ओवरहेड्स को आप सबसे पहले स्टेप 1 में सिर्फ इसके 4 ही स्टेप हैं। स्टेप भी मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आप स्टेप 1 में क्या करोगे? आप कॉस्ट पूल्स के अंदर डिवाइड अप कर दोगे एक्टिविटी के बेस पे। आप एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। हर एक एक्टिविटी के लिए आप कॉस्ट पूल बनाओगे, सारी की सारी कॉस्ट उस एक्टिविटी से रिलेटेड आप कॉस्ट पूल्स के अंदर इकट्ठी कर दोगे। फिर क्या करोगे? आप कॉस्ट पूल 1 के अंदर जितनी भी कॉस्ट इकट्ठी हुई थी, आप उसको शेयर आउट कर दोगे बिटवीन जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में क्या थी? स्काई बार एक प्रोडक्ट थी, मून एग एक प्रोडक्ट थी। मतलब प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन एक ही बात है। तो इन तीनों के बीच में आपने उस कॉस्ट पूल को पूरे के पूरे को आपने शेयर कर दिया बिटवीन इन 3 प्रोडक्ट्स में। फिर कॉस्ट पूल 2 को भी आपने शेयर आउट कर दिया बिटवीन तीनों प्रोडक्ट्स। फिर कॉस्ट पूल 3 को भी आपने शेयर आउट कर दिया बिटवीन तीनों प्रोडक्ट्स। कॉस्ट पूल 4 को भी आपने शेयर आउट कर दिया बिटवीन तीनों प्रोडक्ट्स। तो आगे बस स्टेप 2 एंड 3 के बाद क्या हुआ? आगे बस सारा का सारा जो ओवरहेड था वो डिवाइड अप हो गया बिटवीन प्रोडक्ट लाइन्स। फिर आपने स्टेप 4 में क्या करना है? उसको यूनिट के अंदर बस इंक्लूड कर देना है, एब्सॉर्ब कर देना है। तो ये इस तरह से आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपकी वर्क करती है। ठीक है, बहुत एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, सिंपलर है। लेकिन क्योंकि हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को इतना लंबा डिटेल में हमने किया था, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में किया था, तो इसलिए फिर हम ज़्यादातर क्वेश्चन में आई एब्जॉर्प्शन वाली स्टेज टेस्ट होती थी। तो इस वजह से फिर अब यहाँ पे ये आपको थोड़ा-सा लंबा मुश्किल इसलिए लगा, क्योंकि हम सारे के सारे स्टेप 1 से लेके 4 तक हम सारे के सारे इकट्ठे परफॉर्म करेंगे इसलिए। तो वरना खैर एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज़्यादा सिंपलर है। चलो, तो अब चलते हैं यहाँ पे। अब और मैं आपको इसकी एग्जांपल वगैरह देता हूँ, एक्टिविटीज़ की और कॉस्ट ड्राइवर्स की। जब बल्कि सबसे पहले स्टेप्स लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है? तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन्हीं को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ एंड गैदर। चलो, ये मैं क्वेश्चन कराते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले ये एक्टिविटीज़ की कुछ और एग्जांपल यहाँ पे। अच्छा, तो फैक्ट्री रनिंग हो गया। इसके लिए अब क्या बेस हो सकती है? मशीन आवर, लेबर आवर हो सकते हैं। फैक्ट्री रनिंग की जो एक्टिविटी है, डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे अब आपका कोई स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर आप इसको नहीं कह सकते, तो इसलिए फिर आप लेबर और मशीन आवर ही आप यूज़ कर सकते हो, कि जो प्रोडक्ट के साथ लिंक हो सके। तो ये इसका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आईबीसी का डिसएडवांटेज भी है, कि आपको हमेशा हर एक एक्टिविटी के लिए आपको कॉस्ट ड्राइवर सही नहीं भी मिलता है, इतना एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर आपको नहीं भी मिलता अक्सर। फिर इसी तरह अब और मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ, मशीन रनिंग। मशीन को रन करने से रिलेटेड क्या कॉस्ट होगी? मशीन रनिंग की एक एक्टिविटी है, तो इससे रिलेटेड क्या कॉस्ट हो सकती है? मशीन की डेप्रिसिएशन हो सकती है। और क्या हो सकता है? पावर यूसेज हो सकता है। ये सारी की सारी कॉस्ट आपने कॉस्ट पूल के अंदर इकट्ठी कर ली। तो फिर आपने उसका कॉस्ट ड्राइवर फाइंड कर लिया मशीन आवर्स, क्योंकि ये इसका सबसे सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर है। इसी तरह फिर सुपरविज़न की एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड क्या कॉस्ट होंगी? सुपरवाइज़र की सैलरी वगैरह।
तो उसको आपने कॉस्ट पूल बना के इकट्ठा कर लिया सारी की सारी कॉस्ट को, तो फिर आपके पास की बेस आपने ले ली लेबर आवर्स, क्योंकि वो इस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। फिर और इसमें एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सेटअप कॉस्ट, सेटिंग अप बैच एक्टिविटी, इससे रिलेटेड कॉस्ट क्या होगी, सेटअप कॉस्ट, ये आपने कॉस्ट पूल के अंदर लिख दी सारी की सारी कॉस्ट जो थी, और फिर आपने इसकी बेस क्या होगी, कॉस्ट ड्राइवर्स का क्या होगा, नंबर ऑफ बैच सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप्स। तो इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वर्क करता है। तो अब आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी इस बात की। चलो, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन जो हमने पहले सॉल्व किया था, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग एबीसी, वही वाला सारा डेटा होगा। तो मैं बुक पे जाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, इलस्ट्रेशन 2। तो ये सारा डाटा हम ऐसे ही यूज कर रहे होंगे, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब ये हो गई है इलस्ट्रेशन 2। अब हमने यही चीज़ें असल में फाइंड करनी है, ठीक है, ये चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, बाकी सारा डाटा सेम है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे बस इनपुट करेंगे तो हमारे पास ये सारी फिगर्स खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। तो अब हम स्टेप्स यहाँ पे ले आता हूँ मैं। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज एंड गेदर देयर कॉस्ट टू फॉर्म कॉस्ट पूल्स। ये आपको सुनने में अगर मुश्किल भी लगा होगा ना, तो आपको ये अप्लाई करना बहुत ही आसान है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो एक्टिविटीज अब आपने देखनी है कि आपकी एक्टिविटी देखो, आपको वैसे ही उसने बता दी है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर एज फॉलोज, मशीनिंग कॉस्ट, कंपोनेंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट। क्योंकि जो आपको बताता है तो फिर आपको ऐसे ही बताना पड़ता है, मतलब आपके कॉस्ट पूल ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस्ट पूल्स, या आप एक्टिविटी कह लो, और फिर इधर कॉस्ट पूल लिख देते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 एंड 2 हम कर रहे हैं। तो एक्टिविटी हो गई है मशीनिंग की एक्टिविटी। या डाटा मेरे पास ऑलरेडी, मैंने इस डाटा को कॉपी करके पेस्ट करना है यहाँ पे, तो इसलिए मैं फिर मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो फिर मैं वहां से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टोटल जो है क्या आ रहा है, 80,000, जो हमारे पास क्वेश्चन 1 में जो ओवरहेड था वही वाला ओवरहेड है टोटल। तो अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, स्टेप 1 हमारा हो गया। अब चलना है हमने फाइंड कॉस्ट ड्राइवर। अब आपने अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर शेयरिंग आपने कैलकुलेट करनी है, मतलब आपने कॉस्ट ड्राइवर आपने देखना है कि कि जो एक्टिविटीज हैं जैसे मशीनिंग कॉस्ट है, उसको ड्राइव क्या चीज करती है, ये देखना है असल में आपने। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, मशीनिंग कॉस्ट का। तो कॉस्ट ड्राइवर का डाटा आपको यहाँ पे गिवन है। तो देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन या सेल्स पर यूनिट, ये तो आपके पास मशीनिंग कॉस्ट को ड्राइव नहीं करता, मतलब जितने भी यूनिट्स हो वो तो डिपेंड नहीं, वो तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब क्योंकि क्या पता किसी प्रोडक्ट में मशीन आवर्स लगते ही ना हो, मशीन की जरूरत ही ना पड़ती हो, तो उसका मतलब है उस प्रोडक्ट पे जो मशीनिंग कॉस्ट है उसको शेयर ही नहीं जाना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकती। फिर आगे क्या है, मशीन आवर्स पर यूनिट, ये हो सकती है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स, ये नहीं हो सकता, ये उस पर डिपेंड ही नहीं करता। मतलब आपके पास मशीनिंग कॉस्ट को क्या चीज ड्राइव करती होगी, नंबर ऑफ मशीन आवर्स ड्राइव करते होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस हो गई है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स। तो अब आपने देखना है, तो बस आपने यहाँ पे लिख लेना है कॉस्ट ड्राइवर आपका होगा क्या। ये आपका कॉस्ट ड्राइवर होगा।
कंपोनेंट कॉस्ट के लिए क्या होगा? कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होगा। फिर इसी तरह जो आगे सेटअप कॉस्ट है उसके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स होंगे। फिर आगे चलते हैं, पैकिंग कॉस्ट के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे। तो ये आपके पास कॉस्ट ड्राइवर्स का डाटा आपको लिख दिया है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है? अब आपने देखो ओएआर आपने फाइंड करना है स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में अब ओएआर फाइंड करने के लिए तो कॉस्ट पूल का टोटल तो आपको गिवन है ये वाला, ठीक है? कॉस्ट पूल का टोटल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर टोटल। तो फिर अब आपने फाइंड करना है कॉस्ट ड्राइवर का टोटल। मतलब नंबर ऑफ मशीन आवर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स आपने हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो ये यही 16,000 आएंगे यहाँ पे, क्योंकि सेम डाटा हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का क्या टोटल है? 4 प्लस 6 प्लस 20, 4 प्लस 6 प्लस 20। फिर प्रोडक्शन सेटअप्स का क्या टोटल है? 3 प्लस 1 प्लस 26 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 26। फिर पैकिंग कॉस्ट का क्या, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का क्या टोटल है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का टोटल 21 प्लस 4 प्लस 25, ठीक है? 21 प्लस 4 प्लस 25, बस ठीक है। तो अब आगे पास ये कॉस्ट ड्राइवर का टोटल हो गया। तो अब आपने ओआर फाइंड करना है। हर एक देखो वहां पे एक ही ओआर होता था, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीपल ओआरस हैं। कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका ओआर क्या होगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो आपने क्या करना है? कॉस्ट पूल का टोटल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर का टोटल। कॉस्ट पूल का टोटल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर का टोटल, ठीक है? तो अब आपने यहाँ पे ये भी लिखना है कि जैसे आप उस पे लिखते थे ऊपर वाला आपने लिखा था पर मशीन आर, तो यहाँ पे भी आपने बेस का नाम आगे साथ लिखना है। पर मशीन आर ये भी होगा। ये वाला क्या होगा? पर कंपोनेंट होगा, क्योंकि हमने कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। यहाँ पे क्या होगा? पर सेटअप होगा, मतलब $1000 पर सेटअप। यहाँ पे भी डॉलर का साइन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? पर ऑर्डर, ठीक है? तो ये आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मिल गए। तो यहाँ पास स्टेप 1 एंड 2 परफॉर्म हो गए। अब चलते हैं स्टेप 3 पे। शेयर आउट एट ईच एक्टिविटी बिटवीन प्रोडक्ट्स। अब आपने क्या करना है? एक्टिविटी का ओवरहेड इस पे लिख लेते हैं, ईच कॉस्ट पूल, ठीक है? अब आपने प्रोडक्ट्स के बीच में आपने शेयर आउट करना है यूजिंग ओएआरस। तो आगे बस 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर अब आप वर्किंग करो ओवरहेड एब्सॉर्ब। तो अब हम ओवरहेड्स के नाम लिखते हैं, मशीन मशीन कॉस्ट, कंपोनेंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, ठीक है? फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो अब मशीनिंग कॉस्ट जो है स्काई बार का जो है उसको कितना शेयर जाना चाहिए, पूरी प्रोडक्ट की बात हो रही है, एक यूनिट की यहाँ पे बात नहीं हो रही। स्टेप 4 में एक यूनिट की बात होती है, स्टेप 3 में पूरी प्रोडक्ट की बात होती है। ये देखो ये वाला डायग्राम, हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स में पहले हम डिवाइड अप करते हैं, प्रोडक्ट्स में शेयर आउट करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट्स के बाद यूनिट स्टेप 4 में हम यूनिट्स पे जाते हैं। तो अब क्या करना है? इज इक्वल टू ओएआर मल्टीप्लाई बाय जितने आपके पास आवर्स लग रहे हैं, मशीन आवर पर मशीन आवर रेट था, तो जितने आवर्स स्काई बार पे लग रहे हैं तो उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। स्काई बार पे कितने आवर्स लग रहे हैं? यहाँ पे हमने ऊपर वर्किंग की हुई थी, ये है, ठीक है? 5000 आवर्स लग रहे हैं। इसी तरह से फिर इस फार्मूले को हम फ्रीज कर देते हैं, तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? मैं इसको टोटल कर लेता हूँ। टोटल इसका आना चाहिए 5000 के इक्वल, क्योंकि ये हमारा ओवरहेड था, इसको हमने शेयर आउट करना था। तो इसका मतलब 5000 है, इसका मतलब हमने ठीक किया। आखिर में आंसर भी अलग से चेक कर लेंगे। फिर कंपोनेंट कॉस्ट को क्या है? पर कंपोनेंट है 500 मल्टीप्लाई बाय स्काई बार पे कितने कंपोनेंट्स लग रहे हैं, तो स्काई बार पे कितने कंपोनेंट्स लग रहे हैं? 4 कंपोनेंट्स लग रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। फॉर्मूले को मैं पेस्ट कर लेता हूँ आगे, ठीक है? यहाँ पे अब इस पे कितने कंपोनेंट्स लग रहे हैं? 6 कंपोनेंट्स लग रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स लग रहे हैं? यहाँ पे लग रहे हैं 20 कंपोनेंट्स। अच्छा देखो यहाँ पे 20 कंपोनेंट्स लग रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इस नंबर ये जो वाली जो कॉस्ट है वाली जो ओवरहेड है 15,000 का, ये किस पे ज्यादा शेयर इसका जाना चाहिए? इसका ज्यादा शेयर जाना चाहिए स्काई वो सॉरी सन बार पे।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स ये वो सॉरी 20 है ना, तो यहाँ पे 20 सबसे ज़्यादा ये यूज़ कर रहा है कंपोनेंट्स को, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा शेयर कम इस वाली कॉस्ट का 3000 का सन बार पे जाना चाहिए, ठीक है? इसी तरह से सेटअप कॉस्ट में भी ऐसे ही केस है बिल्कुल। फिर आगे चलते हैं, देखो अब इसमें 10,000 इधर शेयर हो गया, बाकी 5,000 इन दोनों के बीच में डिवाइड हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये काम हो गया। फिर आगे चलते हैं सेटअप कॉस्ट पे। सेटअप कॉस्ट पे क्या है? पर सेटअप 1000 है तो मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ सेटअप स्काई बार यूज़ कर रहा है। तो स्काई बार कितने सेटअप यूज़ कर रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कितने सेटअप यूज़ हो रहे हैं? 1 और यहाँ पे कितने सेटअप यूज़ हो रहे हैं? 26। मैं ऊपर चेक कर लूँ ऊपर हाँ, बस ठीक है। अच्छा पैकेजिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर कितने हैं? तो मल्टीप्लाई बाय कितने कस्टमर ऑर्डर्स हैं? 21 इसको आगे पेस्ट कर लेते हैं, फिर एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कितने ऑर्डर्स हैं? मून एग में 4 हैं। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर्स हैं? 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इसको अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? 5000 3000 30,000 30,000 ठीक है? यहाँ पे देखो 5000 15,000 30,000 30,000 इसका मतलब हमने ठीक किया है काम। अब हम इसका टोटल फाइंड कर लेंगे। ये आपके पास हो गया स्टेप 3, ठीक है? हमने प्रोडक्ट लाइन के अंदर हमने ओवरहेड को एब्सॉर्ब कर दिया। अब हमारे पास स्टेप 4 क्या है? बहुत ही आसान सा है। कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। फार्मूला क्या है? सिर्फ यही फार्मूला है जो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल ओवरहेड फॉर दैट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है? सिर्फ आपने सिंपल डिवाइड कर देना जितने यूनिट्स हों उस प्रोडक्ट के। तो यूनिट्स कितने हैं? यूनिट प्रोड्यूस से याद रखो डिवाइड करना है। तो यूनिट प्रोड्यूस हमारे हैं, इधर क्वेश्चन में डाटा गिवन था 500,000 150,000 और 250,000। 500,000 150,000 और 250,000 तो आपके पास आ जाएगी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ओवरहेड डिवाइडेड बाय यूनिट, जितने यूनिट आपके प्रोड्यूस की हो आपने। ये हमारे पास फिगर्स आ गई हैं। इसी फिगर को अब हम यूज करते हैं, पेस्ट करते हैं ऊपर। स्टेप 3 एंड अब देखो, अब इस आंसर को मैं पहले नीचे ले आता हूँ तो फिर हम साथ में कंपैरिजन करते हैं। देखो पहले हमारे पास क्या था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, या वही काम कर लेता हूँ जो मैंने कहा है, नीचे ले जाता हूँ, फिर अलग से कंपैरिजन। ये आंसर आए थे यूजिंग एबीसी। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करके क्या आंसर आए थे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करके ये आंसर आए थे। ये आंसर है हमारे यूजिंग वो सॉरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हमने इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करना है। हमने देखना है कि ये डिफरेंस जो आ रहा है क्यों आ रहा है और कहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट फिगर्स हैं हमारे पास। तो देखो अब डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस अच्छा खासा आ रहा है। इस फिगर को थोड़ा सा और रीडेबल कर देता हूँ। बस इतना काफी है, चलो। तो अब देखो ये 0.21 यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा था इस प्रोडक्ट का। स्काई बार मूनैक और सन बार ये भी इधर मेंशन कर देते हैं। चलो देखो 0.21 आ रहा था प्रॉफिट स्काई बार में, और यूजिंग एबीसी कितना प्रॉफिट आ रहा है? 0.22। मून एग में क्या हो रहा है? लॉस आ रहा था यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, और यहाँ पे एबीसी को यूज करके आ रहा है प्रॉफिट आ गया है। तो मतलब अच्छा खासा डिफरेंस आ गया ये तो। और वैसे भी आप न्यूमेरिकल्स में भी आप बात करो, अच्छा खासा डिफरेंस है, मतलब आपके पास डबल से भी ज्यादा है।
फिर क्या है, सन बार में क्या है, यूजिंग ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 0.05 प्रॉफिट आ रहा है और यहाँ पे लॉस मेकिंग है। ठीक है, मतलब 100% से भी ऊपर डिफरेंस आ गया दोनों में, दोनों के केस में। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि आपके पास डिफरेंस क्यों आ रहा है, समझना है इस डिफरेंस को, कहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो देखो, ओवरहेड्स पे आते हैं। ओवरहेड्स जो है, मशीनिंग कॉस्ट है 5000, मशीनिंग कॉस्ट चलो इसको इग्नोर करो। कंपोनेंट कॉस्ट पे आते हैं। कंपोनेंट कॉस्ट जो है 3000, वो किस पे ज़्यादा शेयर आउट होनी चाहिए, किसको ज़्यादा शेयर जाना चाहिए? देखो, वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, सन बार 20 कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा है। तो हम इसको किस बेस पे एब्सॉर्ब कर रहे थे, यूजिंग मशीन आवर्स। मशीन आवर की क्या रेशियो थी, हम देखते हैं ऊपर। मशीन आवर्स जो हैं वो थे, वो ऑलमोस्ट देखो तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं इक्वली यूज कर रहे हैं मशीन आवर्स। तो इसका मतलब है कि जो भी ओवरहेड हमने यूजिंग ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो हमने एब्सॉर्ब किया था, वो वो तकरीबन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, क्योंकि हम मशीन आवर की बेस पे हम उससे शेयर आउट कर रहे थे। मतलब 15000 ऑलमोस्ट इक्वली शेयर आउट होगा बिटवीन इन तीन प्रोडक्ट्स। लेकिन यूजिंग यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे पास क्या हुआ, 15000 का शेयर किसको ज्यादा गया, सन बार को ज्यादा गया होगा, क्योंकि जो है, जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन ज्यादा यूज कर रहा है, सन बार ज्यादा यूज कर रहा है। इसी तरह से प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट भी इसी तरह से, सन बार बहुत ज्यादा प्रोडक्शन सेटअप उसके करने पड़ते हैं, उसका फॉर एग्जाम्पल क्या पता है, बैच साइज ही छोटा होता होगा। तो अब देखो कि जो सेटअप की कॉस्ट है 30,000, वो पहले हमने इक्वली ऑलमोस्ट डिवाइड की थी तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर। और लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने ज्यादा शेयर किसको गया होगा, सन बार को गया होगा, मून एग को बहुत कम शेयर मिला होगा। फिर जो पैकिंग कॉस्ट है उसका भी ऑलमोस्ट इसी तरह का केस है, मून एग को बहुत कम शेयर जाना चाहिए था, सन बार और स्काई बार को ज्यादा जाना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे, अगर आप वर्किंग देख लो हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, तो ऐसा ही हुआ है। जैसे देखो, पैकिंग कॉस्ट का बहुत कम शेयर मूनक पे गया है और स्काई बार और सन बार पे बहुत ज्यादा शेयर गया है। तो अब देखो, इस वजह से अब हमारे पास, जब हमने कॉस्ट ड्राइवर्स के थ्रू, मतलब हमने देखा कि एक्टिविटीज को या कॉस्ट को ड्राइव क्या चीज करती है, उसकी बेस पे जब हमने एब्जॉर्प्शन की है, तो हमारे पास आंसर्स हमेशा ज्यादा एक्यूरेट होंगे। तो याद रखो कि यूजिंग एबीसी हमारे पास आंसर हमेशा ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो अब हम देखो, डिसीजन मेकिंग में अब आप क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग में आपके पास कितना बड़ा फर्क आ गया। मतलब पहले आप क्या समझ रहे थे, सॉरी, पहले आप क्या समझ रहे थे कि मून एक लॉस मेकिंग है, तो आप क्या पता उसकी प्रोडक्शन छोड़ देते, उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा देते, लेकिन आपको एक्चुअल चीज तो पता ही नहीं चल रही कि आपकी सन बार ज्यादा लॉस मेकिंग थी। तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपके पास कहां से आए, एबीसी से, यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये है आपकी सारी एबीसी की एप्लीकेशन यूज इस तरह से होती है। बस इन स्टेप्स को याद रखो, कहीं पे भी आपने किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। F5 लेवल के क्वेश्चन आपके पास आराम से हो सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। कॉन्सेप्ट सारा जो मैंने आपको बताया, पूरा F5 तक ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। सिर्फ आपको F5 में जाके क्या करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो सारा इतना ही है। अब चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है F2 के लिए। ठीक है, F2 एग्जाम के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो थ्योरी क्योंकि आपकी F2 के एग्जाम में टेस्ट होनी है, वैसे F5 में भी थ्योरी टेस्ट होती है इसकी। F5 के लिए तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन F2 के लिए कैलकुलेशन सारे F2 में नहीं है। तो इसलिए सिर्फ आपके थ्योरी है, तो इस वजह से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है F2 के लिए। तो अब एडवांटेजेस पे आते हैं। तो एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज रीड करता हूं मैं, प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा एक्यूरेट आती है आपके पास। क्यों? क्योंकि एसिड एब्सॉर्ब ओवरहेड अकॉर्डिंग टू व्हाट ड्राइव्स देम, दिस लीड्स टू मोर एक्यूरेट प्राइसिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग। ज्यादा बेहतर आप प्राइस सेट कर पाओगे, अपनी डिसीजन मेकिंग आप इंप्रूव कर पाओगे। आप अगर आपने किसी प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन आपने कम करनी है, खत्म कर देना है, लॉन्च आपने उसका खत्म कर देना है, बंद कर देना है प्रोडक्ट्स को, तो इसका मतलब है कि आपको फिर अगर कॉस्ट बेस पर डिसीजन मेकिंग कर रहे होगे, तो आपको एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट आपको पता होगी, जो एवीसी प्रोवाइड करते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर बेहतर डिसीजन ले सकोगे। फिर आगे चलते हैं, टू मिनिमाइज ओवरहेड्स, एक्टिविटी यूनिट्स कॉस्ट ड्राइवर्स नीड टू बी मिनिमाइज। फिर आपको बस आपको रीजन पता चल गया ओवरहेड कॉस्ट को ड्राइव करने का, तो वो क्या चीज होती है, कॉस्ट ड्राइवर। ये आपने आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ पे। जब आपको कॉस्ट ड्राइवर मिल गया, तो उसका मतलब है कि आप उसको मिनिमाइज करोगे, तो आगे पास ओवरहेड भी मिनिमाइज हो जाना चाहिए। फिर क्या है, रिकॉग्नाइज दैट ऑल ओवरहेड्स आर नॉट वॉल्यूम या क्वांटिटी रिलेटेड। देखो, जो आपके पास एब्सॉर्प्शन, वो सॉरी, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम था, वहां पे जो भी आपके पास थे एब्सॉर्प्शन बेसिस, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स और यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये वाली जो बेसिस हैं, ये क्या है, ये क्वांटिटी रिलेटेड है। मतलब जिस यूनिट की क्वांटिटी ज्यादा होंगी, उसके मशीन आवर ज्यादा होंगे, जिस यूनिट के लेबर आवर ज्यादा होंगे, जिसके जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसकी लेबर आवर ज्यादा होंगे, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो ये वाले तो यूज ही नहीं होती ना, जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो। इसका मतलब है आप किस बेस पे आप
ओवरहेड को शेयर आउट करते थे यूजिंग वॉल्यूम वॉल्यूम बेस, मतलब आपकी जो भी बेस होती है वॉल्यूम पे डिपेंड करती थी, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करती थी। तो आपके पास आजकल जो है ओवरहेड्स, वो अक्सर इस तरह के नहीं होते, वो वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक सादा सी एग्जाम्पल रेंट हो गया, इसी तरह से बैच सेटअप कॉस्ट वो भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो बैच साइजेस पे बैच के नंबर ऑफ बैचेस पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से नंबर ऑफ इसी तरह से मेंटेनेंस कॉल्स हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉल का ओवरहेड है तो वो भी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। तो आपके पास जो ओवरहेड है वो अक्सर वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करते, लेकिन हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वॉल्यूम बेस्ड ही हम यूज कर रहे होते हैं। फिर आगे चलते हैं, वेरी यूजफुल एंड कम्प्लेक्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। फिर आपके पास जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, मशीन का ज्यादा काम है, बहुत ही कम्प्लेक्स हो चुका है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे बहुत यूजफुल रहता है। इजीली अप्लाई टू सर्विस इंडस्ट्रीज आल्सो, फिर क्योंकि सर्विस इंडस्ट्रीज में ओवरहेड बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है, मतलब 80% से भी ज़्यादा होता है। तो तब ज़ाहिर है जब ओवरहेड बहुत ज़्यादा होगा, जब बहुत इंपॉर्टेंट होगा ओवरहेड, तो फिर आपको एबीसी सबसे ज़्यादा सूट करेगा। कैन बी अप्लाई टू ऑल ओवरहेड्स, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो ऑल ओवरहेड्स पे अप्लाई करने के लिए, मतलब आप सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे अप्लाई ना करो, हर ओवरहेड पे अप्लाई हो सकता है ये, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे भी। लेकिन प्राइमरीली ये फिर भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए ही यूज़ होता है। फिर डिसएडवांटेज क्या है, इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये बात मैंने शुरू में एक कर दी थी, मिस्टेक थी कि मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कहा, वो सॉरी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का कहा कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऐसी बात नहीं है। एबीसी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट ड्राइवर की जो आपको आइडेंटिफिकेशन है ना, वो अच्छी खासी मुश्किल हो जाती है। फिर एक्टिविटीज़ की चॉइस ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये एबीसी एज़ कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये बात याद रखो, ठीक है? तो एक्सपेंसिव भी है, कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है। फिर क्या है, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, फिर एक्सप्लेन करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बेनिफिट्स माइट नॉट जस्टिफाई कॉस्ट्स इन एवरी ऑर्गनाइजेशन। फिर आपके पास जो फ़ायदा होता है वो आपको हर एक ऑर्गनाइजेशन में वो आपको आउटवेट नहीं करता जो आपकी कॉस्ट होती है, क्योंकि कॉस्ट अच्छा खासा कॉस्टली होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है इसलिए। तो आपको अक्सर बेनिफिट जो मिल रहा होता है वो कॉस्ट से कम होता है। काफ़ी सारी ऑर्गनाइजेशन में ऐसा हो रहा होता है। फिर क्या होता है, प्रोवाइड्स लिटिल बेनिफिट इफ मोस्ट ओवरहेड्स आर वॉल्यूम रिलेटेड। आपके पास जो ओवरहेड्स हैं वो वॉल्यूम रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो तब आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा इसका। क्या पता है आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो, बेनिफिट कम हो रहा हो। ओवरहेड्स आर लिटिल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। फिर आपके पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपके पास ओवरहेड्स हैं ही कम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट ज़्यादा है, तो तब आपके पास ज़्यादा बेनिफिट इसको अप्लाई करने का एबीसी को नहीं होगा। फिर क्या है, चॉइस ऑफ ओवरहेड्स और कॉस्ट ड्राइवर्स मे बी डिफिकल्ट एंड इनएप्रोप्रिएट। फिर आपके पास जो है कॉस्ट ड्राइवर की जो चॉइस है वो अक्सर मुश्किल होती है, इनएप्रोप्रिएट होती है। जैसे आपने रेंट के केस में देखा, हमें कोई कॉस्ट ड्राइवर उसका मिल नहीं रहा था तो हमने कुछ भी उसका लिख दिया, ठीक है? फिर इसी तरह से आर्बिट्रेरी अपॉर्चमेंट माइट स्टिल अकर। फिर आपके पास आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मतलब इर्रेशनल, मतलब इर्रेशनली आपको अक्सर शेयर आउट करना पड़ रहा होता है कॉस्ट को। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कॉस्ट आपको मिली जो किसी भी एक्टिविटी से रिलेट नहीं कर रही थी। तो फिर आपने क्या किया, उसको बिटवीन एक्टिविटीज आपने शेयर आउट कर दिया, अपोर्शन कर दिया। तो इसका मतलब है आर्बिट्रेरी अपॉर्शनमेंट भी यहाँ पे हो सकती है, मतलब इर्रेशनल या इलॉजिकल अपॉर्शनमेंट भी आप कर सकते हो, मतलब आपको करनी पड़ती है, आपके पास अक्सर कोई चांस नहीं होता। फिर क्या है, आखिरी बात, इस बेस्ड ऑन बजट फिगर्स एंड हेंस ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन माइट स्टिल अकर। तो आपके पास ये बेस किस पे कर रहा है, बजट फिगर्स पे, तो इसका मतलब है ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन इस केस में भी हो सकती है। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपके पास एक्चुअल ओवरहेड का डिफरेंट होना बजटेड ओवरहेड से, और दूसरा क्या रीज़न है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल का डिफरेंट होना बजटेड एक्टिविटी लेवल से। तो यहाँ पे पहला वाला सॉरी दूसरा वाला फैक्टर तो मौजूद नहीं है, एक्टिविटी लेवल का डिफरेंट होना, वो वाला फैक्टर तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन पहला वाला फैक्टर अभी भी मौजूद है। तो इस वजह से ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन माइट स्टिल अकर। ठीक है, तो बस ये था आपका एबीसी। तो बस इतना ही था। F5 में भी इतना ही रहेगा। बस F5 में आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होगी। F2 के लिए आपने क्या याद रखना है कि सिर्फ आपने ये जो थ्योरी है, ये आपको बस अच्छी आनी चाहिए। जो आपने सुन लिया, वैसे तो मेरे ख्याल में इतना ही इनफ होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? तो बाकी कैलकुलेशन के लिए बस ये स्टेप्स आपके काफ़ी होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बस टोटल एबीसी इतना ही था। इसका जो डायग्राम है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।